हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एटम्स। हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, मतलब कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कोर्स कर रहे हैं। सारा जो आपका पीडीएफ इसमें आपको दिख रहा है जिसे मैं पढ़ाऊंगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए बनाया गया है, और इससे आप अगर ये आप कर लेते हो तो 90% क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। तो शॉर्ट में हम लोग सारे टॉपिक्स को देखते जाएंगे, आपको सारे टॉपिक्स को करते रहना है, ठीक है। देखिए, पहला है आपका क्या है कि जे थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये क्या होता है, देखिए इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट है कि देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया है कि एक जो एटम है उसको माना गया है एक तरबूज की तरह। तो तरबूज में क्या है कि जो लाल कलर का आपका रहता है, रेड कलर का सारा रहता है, तो उसको माना गया है कि वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और वो जितना जैसे लाल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, लाल कलर वाला, तो उसी तरह पॉजिटिव चार्ज को माना गया है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है। और उसके बाद जो बीज रहता है, बीज जो आपका रहता है, बीच बीच में जो बीज रहता है, सीड्स रहता है, तो सीड्स को इलेक्ट्रॉन माना गया है। तो नेगेटिवली चार्ज सीड्स इलेक्ट्रॉन माना गया है। तो उसी तरह यहाँ पे थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल यही है, ठीक है। सेकेंड आपका टॉपिक है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है। ये आपका 2020 में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल क्या है, देखिए रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल क्या है कि रदरफोर्ड ने बताया है कि एटम जो है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। सारा जो पॉजिटिव चार्ज है उस एटम का वो इस न्यूक्लियस में है, और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एटम्स, मोस्ट ऑफ द मास जो है वो इसी न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। और बताया कि इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, ठीक है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि कोई बीच में मान लीजिए कि सन है और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो यही दो पॉइंट है कि बीच में एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और सारा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, और उसके चारों तरफ क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक क्या है। तो ड्रॉबैक ये रहा था कि एटम्स के एमिशन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मतलब कि अगर एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में अगर जंप करता है तो जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ नहीं है, एक माना गया है कि यहाँ पे सोर्स है। इस सोर्स से क्या कर रहा है कि इस सोर्स से आपको He2+, He2+ किसको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल को बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल He2+ को क्या है कि इसको यहाँ से भेजा जा रहा है गोल्ड पार्टिकल से, यहाँ गोल्ड फॉयल से, यहाँ ये जो आपका गोल्ड फॉयल है उससे क्या करता है कि ये टकराता है और वहाँ से ये अलग अलग एंगल पे स्कैटर करता है, ठीक है। तो अलग अलग एंगल पे स्कैटर करता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखा रदरफोर्ड ने, वो देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, मैक्सिमम पार्टिकल जो है वो पास कर जाता है गोल्ड फॉइल को अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल जो है वो 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि आप ये वाला फिगर देखिए, मान के चलिए कि ये यहाँ पे गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये थीटा एंगल जो है, इस सीधा के साथ जो थीटा एंगल है आप देख रहे हैं कि कुछ एंगल इस तरह से बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है। ये 90 डिग्री बनेगा, इसके बीच में 90 डिग्री होगा, कुछ 90 डिग्री से ज़्यादा, कुछ फिर वापस भी चला आता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि 1 डिग्री एंगल बना रहा है, 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल मात्र 0.14%। मतलब कि हर 10,000 में हर 10,000 अल्फा पार्टिकल भेजेंगे तो उसमें मात्र 14 अल्फा पार्टिकल जो एक डिग्री से कम स्कैटरिंग एंगल बनाएगा, ठीक है। और मोस्टली क्या है 99% से ज़्यादा जो है वो क्या हुआ जा रहा है, पास कर जा रहा है गोल्ड फॉइल को, ठीक है, बिना डिफ्लेक्ट हुए। और हर 8,000 में एक जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है। मतलब कि ये हुआ ना यहाँ तक 90 डिग्री, तो ऑब्ट्यूस एंगल इससे ये ऐसे तरफ पीछे की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने देखा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं कि अनडिफ्लेक्टेड अगर जा रहा है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, डैट मीन्स कि बीच में जो स्पेस है, बहुत सारा स्पेस जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। 99% स्पेस एम्प्टी है, उससे ज़्यादा। और एक जो है 1 डिग्री से वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, और हर 8,000 में जो एक है
वो 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बीच में जहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से वो टकराएगा तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा करेगा, और यहाँ से अगर थोड़ा सा ऐसे टकराएगा तो 1 डिग्री से डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, 1 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इस तरह के, तो यहीं पे देखिए क्या है ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, पहला ये है। और दूसरा क्या है कि ग्रेटर पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज व कंसनट्रेटेड टाइटली एट इट्स सेंटर। जैसे पॉजिटिव को और पॉजिटिव He2+ भी पॉजिटिव है और ये भी न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों को अगर एक साथ लाएंगे तो ये पीछे की तरफ होगा ना, रिपल्सन होगा, तो डिफ्लेक्शन होता है 90 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। तो अल्फ़ा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री में यही है आपका। देखिए, अगर हम लोग मानते हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये अगर न्यूक्लियस है, इफ दिस वन इज न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ से हम लोग बहुत सारा अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर सेंटर है तो एक टर्म यहाँ पे आप जान लीजिए कि जैसे अगर ये यहाँ पे टकरा रहा है ना, तो इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ से परपेंडिकुलर गिर दीजिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर। सेंटर से लेके जो इम्पैक्ट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अब देखिए कि यहाँ से जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरह से जाता है, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ वाला देखें जो सेंटर से है वो वापस से 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट करता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 180 डिग्री वाला जो है, जहाँ पे बी का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, बी का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया ना, तो बी का वैल्यू जहाँ पे जीरो हो जा रहा है वहाँ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर बी का वैल्यू ज़्यादा है तो थीटा का वैल्यू कम होगा, और बी का वैल्यू अगर कम है तो थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, बी इज इक्वल टू जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जा रहा है, थीटा 180 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट करता है तो क्या होता है। तो देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अगर मान के चलिए कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेगा। ठीक है, तो इसमें मान के चलिए इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से, दिस वन पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और इसी कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बंधा हुआ है, मतलब इस न्यूक्लियस से बाउंड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स कितना लगेगा, जितना ये अंदर में चार्ज होगा। ठीक है, अगर अंदर में चार्ज ई है, ठीक है, और बाहर में भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, ठीक है, तो फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और ये अगर एक सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है, सर्कल मूव कर रहा है, तो डैट मीन्स कि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, mv²/r। ठीक है, जहाँ पे ये r रेडियस होगा। तो ये जो आपका है वो अंदर की तरफ क्या लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फोर्स, और बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो दोनों को अगर हम लोग दोनों फोर्स जब बराबर होगा तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा ना इलेक्ट्रॉन, और इसी ऑर्बिट में मूव करेगा। तो दोनों को हम लोग देखिए बराबर किए, फिर 1/4πε0 E²/r² इज इक्वल टू mv²/r किए। ठीक है, ये क्या है, तो r का हम लोग को ये फॉर्मूला आ जाएगा, रेडियस का, ऑर्बिट के रेडियस का फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करना है, ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा, ½ mv² होगा। ठीक है, तो ½ mv² हम लोग किए, तो ½ mv² क्या आ गया, A²/8πε0r। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, जो mv² का वैल्यू है ना ऊपर वाले इक्वेशन से, mv² का बस वैल्यू आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो mv² से वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ½ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। mv² का वैल्यू था, एक r से r ऊपर वाले में कटेगा, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 A² R हो गया, तो वही यहाँ पे हम लोग पुट कर दिया और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी आ गया E²/8πε0r। ठीक है, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वही जो हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स था। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग निकालेंगे तो सिंपली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी होगा वो कितना हो जाएगा -A²/4πε0r, मतलब कुछ नहीं करना है 1/4πε0। ठीक है, Q1 × Q2/r ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का -E और न्यूक्लियस का +E, तो कितना हो गया -A²/4πε0r। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि नीचे आप देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आया E²/8πε0r। ठीक है, सब हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग कर रहे हैं तो जेड का वैल्यू 1 कर दिए। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आ रहा है -A²/4πε0r, और जो टोटल एनर्जी है वो कितना आ रहा है -A²/8πε0r। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू के, ठीक है, माइनस टाइम्स के इज इक्वल टू प्लस टाइम्स PE/2। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा टॉपिक कुछ देर बाद पढ़ाएंगे, पहले हम लोग बोर्स हाइड्रोजन एटम कर देते हैं। बोर का जो थ्योरी है उसको हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हम लोग जो रदरफोर्ड का मॉडल है एटम का, तो उसका हम लोग ड्रॉबैक देख लेते हैं। तो ड्रॉबैक देखते हैं क्या है, तो ड्रॉबैक क्या क्या है सो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि वी नो डैट एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स इन अ सर्किल इज बीइंग कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड, द एक्सेलरेशन बीइंग सेंट्रीपिटल इन नेचर। According to classical electromagnetic theory, an accelerating charge emits radiation in the form of electromagnetic waves। मतलब हम लोग पढ़े थे ना कि कोई अगर एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो वो क्या EMFs रेडिएट करेगा। ठीक है, लेकिन द एनर्जी ऑफ एन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन शुड देयरफॉर कंटिन्यूसली डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेटेड चार्ज का है उसका उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा तो वो जो सर्कुलर शेप में जो चल रहा था सर्कुलर ऑर्बिट में, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं मूव करेगा। वो क्या करेगा कि उसका एनर्जी कमते जाएगा तो उसका रेडियस कमते चला जाएगा, रेडियस कमते चला जाएगा तो वो एक स्पाइरल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यही उसका ड्रॉबैक था। तो ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड, जिस तरह से एक्सप्लेन किया था तो उस आधार से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है। स्पाइरल मूव करते करते एनर्जी उसका कम होते जाता है, स्पाइरल की तरफ मूव करते करते वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको फिर बोर ने आके इसको करेक्ट किया था। ठीक है, फिर आगे क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। और जब इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड स्पाइरल करेगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी हेंस उसका फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली चेंज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट करेगा। ठीक है, लेकिन इसके आधार से हुआ कि उसका ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट करेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं बोर्ड्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा तभी होता है, रेडिएशन तभी होता है जब एक पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट से दूसरे पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। ठीक है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब देखिए 2020 का 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ये तो सही है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स, ये भी सही है। मोस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, ये भी सही है।
द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई दिस मॉडल। नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, वो स्पाइरल शेप होता है, इलेक्ट्रॉन जाके गिर जाता है न्यूक्लियस में, ठीक है, तो स्टेबिलिटी उसका लॉस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन गलत है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है कि इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला पोस्टुलेट इन्होंने क्या दिया था कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये अगर रेडियस हो गया और ये ऐसे ये वेलोसिटी है इसका, ठीक है, तो उसका एक एंगुलर मोमेंट होगा 90 डिग्री पे होगा, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, mv×r mvr sin 90, तो mvr हो गया, ठीक है। तो ये जो mvr है, एल जो है एंगुलर मोमेंट है, वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 है, मतलब h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, जहाँ पे n = 1 2 3 ऐसे होगा, ठीक है। तो एक तो पोस्टुलेट उन्होंने ये दिया, ठीक है। और पोस्टुलेट क्या दिया है उन्होंने कि अगर मान के चलिए कि ये न्यूक्लियस है, दिस वन इज एक ऑर्बिट, दिस वन इज ये ऑर्बिट, ठीक है। तो अगर n = 2 ऑर्बिट से n = 1 ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जब जंप करेगा तो यहाँ से h न्यू रेडिएशन होगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले सेकेंड वाले ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा है, फर्स्ट वाले ऑर्बिट का एनर्जी कम है, तो सेकेंड से फर्स्ट में आता है, ठीक है, तो एनर्जी ज़्यादा हो गया, तो एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो एमिट करेगा, तो एमिशन होगा, तो वो एनर्जी फोटोन रेडिएशन के रूप में वो एनर्जी रेडिएट होगा। तो ये दो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। पहला वाला क्या था कि बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट वाज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जो वो नहीं बता पाता कि एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में ही रह सकता है बिना एमिशन का, ठीक है। एमिशन कब होगा वो हम लोग थर्ड में देखें, जब हम लोग हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में होगा, उस टाइम होगा, ठीक है। तो मतलब कि ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनेट स्टेबल स्टेटेज इन विच इट कैन एग्जिस्ट एंड ईच पॉसिबल स्टेट हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 पोस्टुलेट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो L = mvr हो गया, जो कि NH/2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये इक्वेट करेंगे। अब ऊपर में जो हम लोग का Vn का फार्मूला ऊपर में लाए थे हम लोग, देखिए यहाँ पे आर का जो हम लोग फार्मूला लाए थे, आर का ये जो फार्मूला लगाए थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E²/4πε0 mr√अंडर, ये भी का फार्मूला हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो nth ऑर्बिट का जो वेलोसिटी है, देखिए nth ऑर्बिट के वेलोसिटी को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्या था हम लोग का, Vn = E² √4πε0 mrn, ठीक है। तो वही यहाँ पे है। तो nth ऑर्बिट का अगर रेडियस n है तो उसका वेलोसिटी ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ नहीं करना है कि अब हम लोग क्या करना है कि ये Rn का जो वैल्यू है, ठीक है, देखिए एक इक्वेशन तो ये वाला था Vn और Rn, ठीक है। तो Vn का ये हो गया और Rn का फार्मूला हम लोग यहाँ से क्या था, E², देखिए Vn ये हुआ और एक और फार्मूला हम लोग ऊपर से लाएंगे, देखिए यहीं पे देखते हैं, यहाँ से देखिए mRn का डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है। mRn क्या हो जाएगा, NH/2π Vn,
ठीक है। तो वी एन क्या हो गया, ई स्क्वायर वी एन स्क्वायर कर देते हैं, तो ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एम आर एन का वैल्यू क्या लिखना है, एन एच अपॉन 2 पाई वी एन। एक वी एन से एक कट गया, तो वी एन क्या आ गया हम लोग का, ये 2 बचेगा, तो ई स्क्वायर अपॉन ये तो 1/n हो गया, और ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट देखिए 1/n बाहर कर लेते हैं, ए स्क्वायर आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फिर क्या हुआ, एच ऊपर बोला 2 पाई, तो यही फार्मूला तो यहाँ है, ठीक है। तो वी एन हो गया इतना, वी एन का वैल्यू इतना हो गया, और आर एन का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अब इसी में आर एन का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। वी एन का पता चल गया, तो आर एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आर एन इतना आ जाएगा। तो फिर अगर आर एन को हम लोग पुट करेंगे तो आर एन हम लोग का कितना आ जाएगा, आर एन हम लोग का आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगा जो कि एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर आएगा। तो इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोल देंगे ए नॉट बोलेंगे, ठीक है। तो आर एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर जेड इंटू ए नॉट, तो ये ए नॉट को हम लोग बोलते हैं बोर्स रेडियस, ठीक है। तो आर वन जो हो जाएगा ना, ये ए नॉट के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एन इज इक्वल टू 1 हो गया, और जेड इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो बोर्स रेडियस के बराबर होता है, जिसका वैल्यू होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस भी निकल गया। अब हम लोग देख लिए कि आर जो है, आर एन जो है वो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड है, एन टू 0.529 एंगस्ट्रॉम वो हमेशा आएगा, ठीक है। तो डैट मीन्स कि एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, ओके। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग क्या करना है कि अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे टोटल एनर्जी जो हम लोग का आया था। टोटल एनर्जी क्या था, ए इज इक्वल टू -1/8 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ठीक है। तो आर एन का हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा -m⁸ स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। तो जिसका वैल्यू हम लोग का आ जाएगा, देखिए जिसका वैल्यू हम लोग को इस तरह से आएगा, ई एन इज इक्वल टू आएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 1 कर देंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, और एन स्क्वायर मतलब कि ई एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से सारा का देख लेते हैं, रेडियस का, वेलोसिटी का, और देखिए रेडियस जो है वो एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन है, और एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। मतलब वी एन हाफ एम ए स्क्वायर में आता है ना, ई एन में हाफ एम ए स्क्वायर आएगा काइनेटिक एनर्जी में, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आप याद रखिएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो, ठीक है। और एल इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई है, तो वी और आर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एन के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो एन स्क्वायर इंटू जेड अपॉन जेड इंटू जेड अपॉन एन करेंगे, जेड से जेड कट गया, एन से एन कट गया, तो एन बचा, तो ये एन के बराबर हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब एन इज इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टेट होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। एन इज इक्वल टू 2 के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, एन इज इक्वल टू 3 के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि आप सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी का हाइड्रोजन एटम के लिए सेकेंड एक्साइटेड
स्टेट का आप निकालिए एनर्जी। तो ई सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट हो गया, मतलब कि n=3, तो E3 क्या हो जाएगा -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो -13.6 अपॉन 9 कितना हो गया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि अब हम लोग को देखना है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हम लोग को देखना है, तो देख लेते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि हम लोग अगर याद करें, थर्ड पोस्टुलेट याद करें तो क्या था, थर्ड पोस्टुलेट था डेल्टा E EI माइनस EF H न्यू। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट से अगर मान के चलिए कि ये N ये Ni से लेके NF में आया। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इस जगह पे आया, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन होता है, H न्यू एनर्जी का फोटोन निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है EI माइनस EF कितना के बराबर हो जाएगा H न्यू। तो अगर हम लोग देखें तो EI माइनस EF क्या होगा, न्यू को C/λ लिख देते हैं। ठीक है, और EI माइनस EF क्या लिखेंगे -13.6 अपन जेड था, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर था, तो जेड तो 1 ही हो गया, तो NI स्क्वायर माइनस NF स्क्वायर। ठीक है, HC अपॉन लेमडा हो गया, और तो 1 अपॉन लेमडा क्या हो गया, अगर यहाँ पे प्लस कर दे तो ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और Hc का वैल्यू होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/λ अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 1.097 इंटू 10⁻7 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। ठीक है, मीटर इनवर्स। तो ये आपका हो गया वेवलेंथ का, कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है तो उस फोटोन का वेवलेंथ कितना होगा, उसका ये हो गया 1.097 इंटू 10⁻7 1/NF स्क्वायर माइनस 1/N स्क्वायर, ये हो गया। और ये जो Ni है वो ऑलवेज ग्रेटर देन NF होना चाहिए। इनिशियल वाला जो N है वो फाइनल वाले N से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लार्ज हायर एनर्जी स्टेट से ही लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तभी एमिशन होगा, लोअर से हायर में नहीं होगा। तो Ni जो है वो हमेशा हायर होना चाहिए NF से। ठीक है, तो Ni ग्रेटर देन NF होना चाहिए। अब ये 1.907 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं R बोलते हैं, जिसका नाम है रीडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का अगर हम लोग ध्यान से देखें, देखिए यही फार्मूला यहाँ पे डिराइव किया गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का 5 होता है। अगर कोई हाइड्रोजन एटम हमारे पास है तो उसका 5 सीरीज होगा। जो हम लोग देख रहे हैं स्पेक्ट्रल सीरीज जो है, स्पेक्ट्रा है, तो वो 5 सीरीज होता है। पहला होता है लाइमन, दूसरा होता है पास्कन, दूसरा होता है बामर, तीसरा होता है पास्कन, चौथा होता है ब्रैकेट, पांचवा होता है फंड पी साइलेंट। ठीक है, तो इसको भी याद करने का तरीका है LBP BP। ठीक है, और बामर पहले होगा कि ब्रैकेट होगा वो पहले, उसके देखने के लिए बी के बाद ए है और यहाँ पे बी के बाद आर है, तो ए डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, आर बाद में आता है। ठीक है, पास्कल में भी ए पहले है, एफ बाद में है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकेंड लेटर देख लीजिएगा डिक्शनरी के हिसाब, तो LBP ये याद रह जाएगा। अब देखिए ये हम लोग जो NI और NF किए हैं, NI और NF जो हम लोग किए हैं, तो NF क्या था हम लोग का फाइनल स्टेट और NI क्या था इनिशियल स्टेट। तो ये NI के आधार पे ही, NI के बेसिस पे ही ये 5 सीरीज है। ठीक है, तो ये NI का जो वैल्यू है
Ni का जो वैल्यू है इनिशियल, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। क्या था फॉर्मूला हमारा? NF था। तो ऊपर में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि NF के आधार पे है, फाइनल के आधार पे है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है, फाइनली किस में आ रहा है, उस ऑर्बिट के आधार पे है ये सीरीज रखेगा। तो NF का वैल्यू एलिमेंट के लिए 1 होता है, बामर के लिए 2 होता है, पास्कल के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और पी फंड के लिए 5 होता है, ठीक है। अब इतना हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे हम लोग लाइमन का लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/λ, लाइमन का क्या हो जाएगा R 1/1, ये तो फिक्स है 1 का स्क्वायर माइनस Ni का स्क्वायर, कहीं से भी आए, ठीक है, ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर बामर का हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा R 1/2 का स्क्वायर फिक्स। अब ये 1 Ni स्क्वायर, मतलब Ni को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इनिशियल वाले को कहाँ से आएगा वो चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो इसी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। अब एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, ट्रांजिशन कुछ होता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि लाइमन का अल्फा ट्रांजिशन बताइए, ठीक है, हाइड्रोजन अणु के अल्फा ट्रांजिशन की कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा वो बताइए। तो देखिए अगर Ni माइनस NF अगर 1 हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा ट्रांजिशन, अगर 2 हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा ट्रांजिशन, 3 हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे गामा ट्रांजिशन, 4 हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसी तरह याद रखिएगा। तो अगर लाइमन के लिए बात करें तो लाइमन के लिए हम लोग का NF फिक्स है, तो अल्फा लाइमन का अगर अल्फा ट्रांजिशन हम लोग बात करें तो Ni का वैल्यू क्या हो जाएगा, Ni माइनस NF 1 होना चाहिए। तो NF तो हम लोग का 1 है ही, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो Ni इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो Ni इज इक्वल टू 2 से अगर NF इज इक्वल टू 1 में जाएगा तो लाइमन के लिए अल्फा ट्रांजिशन होगा, ठीक है। बीटा ट्रांजिशन के लिए N इज इक्वल टू 3 से 1 में जाना चाहिए लाइमन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है इस चीज़ को, ओके। तो ये हो गया, तो स्पेक्ट्रा भी हो गया आपका। अब हम लोग क्या करना है कि अब हम लोग को देखना है कि जो बोर्ड मॉडल है उसका सक्सेस क्या है। तो बोर्ड मॉडल का सक्सेस ये है कि ये इट वाज सक्सेसफुली एबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, मतलब हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को ये सक्सेसफुली